एपिसोड की शुरुआत सुबह की न्यूज साइकिल से होती है, जहां बार बार एक ही नाम दोहराया जा रहा है, रुद्र सिंघानिया। फाइनेंशियल एनालिस्ट्स उसके अचानक उभरने पर बहस कर रहे हैं। कॉरपोरेट पैनल्स उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक चुपचाप उसके नाम को रुके हुए सरकारी प्रोजेक्ट से जोड़ रहे हैं। कोई भी बात सीधे आरोप नहीं लगाती, लेकिन हर शब्द का वजन साफ महसूस होता है। अब सिस्टम में रुद्र की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, अब उसे जांचा जा रहा है। डी फार्मा के अंदर माहौल ठंडा पड़ने लगता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स औपचारिक व्यवहार रखते हैं, लेकिन सहयोग बनावटी लगता है। मीटिंग्स बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाती हैं, फैसले टाले जाते हैं। हर डिपार्टमेंट कंप्लायंस, ऑडिट और लीगल रिव्यू का हवाला देता है। तकनीकी रूप से सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। रुद्र को अब रणनीति समझ आने लगती है। देरी ही हथियार है। वह पैटर्न नोटिस करता है। ईमेल्स घंटों तक अनुत्तरित रहते हैं। फाइलें बिना किसी निष्कर्ष के घूमती रहती हैं। अप्रूवल्स प्रक्रियाओं के चक्र में गायब हो जाते हैं। सिस्टम टूटा हुआ नहीं है, सिस्टम का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा रहा है। इसी बीच सरकारी जांच और तेज हो जाती है। डी फार्मा का एक और बड़ा प्रोजेक्ट रूटीन रिव्यू के नाम पर फ्लैग कर दिया जाता है। फिर वही कहानी, कोई आरोप नहीं, कोई समय सीमा नहीं, बस सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो प्रगति को घोंट देता है। इन्वेस्टर्स हिचकिचाने लगते हैं, मार्केट का भरोसा डगमगाता है। डी फार्मा के शेयर अस्वाभाविक रूप से ऊपर नीचे होने लगते हैं। रुद्र को अब एहसास हो जाता है कि दबाव अब अप्रत्यक्ष नहीं रहा, यह संगठित है। देर रात वह एक बार फिर कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स खंगालता है। इस बार वह सिर्फ प्रॉफिट शीट्स और टेंडर्स तक सीमित नहीं रहता। वह पुराने सालों के कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस नोटिस करता है। शेल कंपनियों के जरिए पैसा घुमाया गया है। कंसल्टेंसी फीस दिखाई गई है, जिनका किसी असली सर्विस से कोई मेल नहीं बैठता। जितना गहराई में वह जाता है, उतना साफ होता जाता है। डी फार्मा सिर्फ खराब तरीके से मैनेज की गई कंपनी नहीं थी, उसका इस्तेमाल किया गया था, एक चैनल की तरह, एक ढाल की तरह, शायद सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और उसी पल केदार का पतन एक अकेली घटना नहीं लगता। शहर के दूसरे हिस्से में दीप्ति भी समानांतर रास्ते पर आगे बढ़ रही है। वह पुराने टेंडर डॉक्यूमेंट्स को नए प्रोजेक्ट अप्रूवल्स से मिलाती है। नाम बदलते हैं, कंपनियां बदलती हैं, ओनरशिप शिफ्ट होती है, लेकिन फायदा उठाने वाले लोग वहीं रहते हैं। वह कॉरपोरेट संस्थाओं और पॉलिसी डिसीजन के बीच कनेक्शंस मैप करती है और नोटिस करती है कि कुछ कंपनियां हर स्कैंडल के बाद भी बेदाग निकल जाती हैं। उसे एक डरावनी सच्चाई समझ में आती है, सिस्टम खतरों को खत्म नहीं करता, या तो उन्हें अपने अंदर समा लेता है या फिर मिटा देता है। जब दीप्ति केदार के आखिरी महीनों को ट्रेस करती है, तो उसे एक जाना पहचाना पैटर्न दिखता है। बिना वजह ऑडिट्स, बिना कारण प्रोजेक्ट्स का फ्रीज होना, बिना सबूत के छवि खराब करने वाली लीक। ठीक वही सब कुछ जो अब रुद्र के साथ हो रहा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। घर पर ध्वनि को बदलाव बोलने से पहले ही महसूस हो जाता है। रुद्र की खामोशी भारी होती जा रही है। वह उसे पीछे हटते हुए देखती है, भावनात्मक रूप से नहीं, रणनीतिक रूप से। बातें छोटी हो जाती हैं, रातें लंबी, नींद एक विकल्प बन जाती है। ध्वनि डर को समझती है, नुकसान का डर नहीं, अटल सच्चाई का डर। रुद्र को एक और नोटिफिकेशन मिलता है। इस बार वह अनजान नहीं है। एक पेशेवर चेतावनी की तरह लिखा गया मैसेज, शालीन भाषा में, चिंता के रूप में पेश किया गया। मैसेज साफ है, बिना कुछ साफ कहे। उसे पीछे हटने की सलाह दी जा रही है, धीमा चलने को कहा जा रहा है, सहयोग करने का संकेत दिया जा रहा है। रुद्र जवाब नहीं देता, लेकिन वह मतलब समझ जाता है। शहर के दूसरी ओर दीप्ति अपने इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पर आखिरी डॉक्यूमेंट लगाती है। वह पीछे हटकर पहली बार पूरी तस्वीर को एक साथ देखती है। अब यह बिखरी हुई नहीं है, यह डरावनी हद तक पूरी है। यह किसी एक कंपनी की कहानी नहीं है, यह किसी एक हत्या की कहानी नहीं है। यह उस सिस्टम की कहानी है जो खुद को बचाने के लिए सवाल उठाने वालों को मिटा देता है। और रुद्र अब उसके ठीक केंद्र में खड़ा है। एपिसोड का अंत रुद्र को उसके ऑफिस में अकेले खड़ा दिखाता है। पीछे शहर की रोशनी,
चेतावनियों की तरह टिमटिमा रही है, और दूसरी ओर दीप्ति उस बोर्ड को देख रही है, यह जानते हुए कि जिस सच्चाई को वे ढूंढ रहे हैं वह खुद को ढूंढे जाने नहीं देना चाहती। दबाव अब बन नहीं रहा, वह आ चुका है।